जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जीके, मैथ, हिंदी सभी को कवर करेंगे। और आपको बता दें कि आपकी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका जीके का 40 क्वेश्चन, मैथ का 30 क्वेश्चन एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में सभी ऐसे प्रश्नों को करेंगे, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न को करने वाले हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि मैथ का है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक वर्ग का विकर्ण का लंबाई आपका दिया है 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा साथियों कि इसका निकालना क्या है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले भुजा पता होना चाहिए। भुजा निकालना है तो यहाँ पर विकर्ण के लंबाई से आपका क्या निकलेगा, भुजा निकलेगा। यानी यहाँ पर दो फॉर्मूला का यूज होगा आपका साथियों। सबसे पहले कि वर्ग का विकर्ण है, उसके बाद क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको बता दें साथियों, विकर्ण आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये वर्ग है जिसके सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जो ये तिरछा तिरछी वाला रहता है, इसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, विकर्ण कहते हैं। वहीं आपका 10√2 दिया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए साथियों। तो वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों, √2 गुना क्या होता है, भुजा। अब बराबर में आपका दिया है 10√2। देख लीजिए फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, और उसके बराबर में आपका विकर्ण दिया है 10√2। बराबर में कितना लिख देंगे, 10√2। तो आप देख सकते हैं बराबर में √2 से रूट आपका क्या हो जाएगा, खत्म। तो भुजा बराबर आपका कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। भुजा बराबर आपका कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। भुजा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ पर निकालना क्या साथियों, क्षेत्रफल। तो सभी बच्चे को पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। फटाफट पहले आप लोग जवाब दीजिए, तो जिनका दिमाग चल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जवाब बताइएगा, आंसर कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है साथियों, जिनको नहीं पता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा आपका यहाँ पर देखेंगे तो 10 आया, √2 से तो रूट खत्म हो गया, तो भुजा बराबर सिर्फ कितना बचा, 10। और 10 का यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है साथियों सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं तो कहूंगा कि आप इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। हर साल ऐसा एक प्रश्न रहेगा, सबसे पहले कुछ दिया रहेगा, फिर उसके बाद अगला निकालने के लिए देगा। तो जो सबसे पहले आपको कहेगा साथियों, आपको उसी को कवर करना है। जैसे विकर्ण दिया था तो हमने डायरेक्ट विकर्ण का फॉर्मूला बैठाया, उसके बाद आपने क्या निकाला, क्षेत्रफल। फॉर्मूला यहाँ से नोट कर लीजिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा होता है। √2 गुना क्या होता है, भुजा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको कवर करवा रहा हूँ साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है, जो कि वास्तव में आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह वाला सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि यह एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका सवाल है। ऐसे तो बीएससी में पूछा ही गया है, लेकिन हाल में एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, देख लीजिएगा। यदि एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। आयतन, गोला का आयतन बराबर, सबसे पहले तो आपको कुछ आता हो या न नहीं आता हो, तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए साथियों। तो सभी बच्चे का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कि सर गोले का आयतन होगा 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए ये फॉर्मूला आपका होगा 4/3 पाई आर क्यू, आपका गोला का आयतन होगा। गोला का आयतन फॉर्मूला याद कीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यू। और बराबर में आपका देखिए आयतन कितना दिया है, 4851 घन सेंटीमीटर। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जब नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे साथियों, तो 4/3 आपका होगा गुना पाई का मान कितना होगा साथियों, 22/7 हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 गुना
आर आपका नहीं दिया है, आर क्यों छोड़ देंगे, बराबर में थोड़ा सा कर लेंगे 4851 इतना आपका हो जाएगा साथियों। जब इसको आप कट कुट कीजिएगा, पूरा आप इसको काटिएगा, जो आपका आंसर आएगा हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, जितना आपका आंसर आएगा साथियों वो काट कूट के ये पूरा कीजिएगा तो 21/2 आएगा। कितना आएगा, आर बराबर डायरेक्ट आपका 21/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 21/2। देखिए यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं तो हम आपको काट कर बताते हैं, ठीक है। जब आप इसको अच्छा से सब ये सब कट कर लीजिएगा 21/2 आएगा। कितना आ जाएगा, आप कॉपी पर इसको थोड़ा सा हल कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने हल किया था, ठीक है। 21/2 आएगा तो 21/2 को भागा करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 10.5 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको एक प्रक्रिया समझा देता हूँ कि आपको अगर यहाँ तक आप कर देते हैं तो आप इसका हल करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इतना तेज हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि वास्तव में आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और ऐसा सवाल है आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की गति से 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो ट्रेन का लंबाई क्या होगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है आपको कुछ ना समझ में आता हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यह सेकेंड में है। ये किलोमीटर में है और वो क्या में साथियों, तो सेकेंड में है। तो किलोमीटर को पहले किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई बच्चे बता सकते हैं इसको हम लोग बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। 5/18 से इसको गुना करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं साथियों, गुना करते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे। जैसे में एक कटेगा आपका 3 से मान मान लीजिए कि ये 6 बार में कटेगा और 3 से कितना बार में कटेगा, ये 3 से आपका 20 बार में कटेगा। ये 3 से 2 बार में कटेगा। ये 3 से 10 बार, 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से वो कटेगा 10 बार में। तो वहां पर आ जाएगा 50/3। कितना आ जाएगा साथियों, 50/3। जब आप अच्छे से काटिएगा तो 50 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 50 बटा कितना आ जाएगा, 3। और 12 सेकेंड में पूछ रहा है, मीटर में हमारा चेंज हो गया तो गुना 12 कर देंगे तो 300 का कितना हो जाएगा, 12। तो 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 200 मीटर आ जाएगा। ट्रेन का जो लंबाई है वह 200 मीटर है। आशा करें ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो में कुछ प्रश्न के बाद हम लोग जीके हिंदी सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये आपका किलोमीटर में है तो इसको हम लोग क्या में बदलेंगे साथियों, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 60 गुना 5/18 कर देंगे साथियों। जब आप इसको कट कुट कीजिएगा तो यहाँ पर हमने क्लियर किया था 50/3 आएगा। 50 बटा कितना आ जाएगा, 3। अभी हमने आपको बता दिया। और जब ये आ जाएगा तो 12 सेकेंड में पूछ रहा है तो 50/3। अब 12 सेकेंड में पूछा तो गुना में 12। 3 से 12 कितना बार में, 4 बार में। तो 50 में 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा साथियों, 200 आ जाएगा। आशा कर रहे हैं ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि एक आदमी 10% घाटे पर 450 वस्तु को बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलता है साथियों। तो देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले 450 उसका विक्रय मूल्य है, गुना कोई भी चीज आपका 100% या प्रतिशत भी कितना का होता है, 100 का, बट्टा 10% का घाटा में है, मानी 100% का कोई भी चीज होता है उसमें 10% का घाटा यानी 90। कितना हो जाएगा साथियों, 90। यानी कितना हो जाएगा, 90। तो बट्टा में कितना कर देंगे, 90। तो 90 से 450 कितना बार में, 5 बार में। 5 से 100 गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 500। आशा करें ये समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा एकदम समीकरण टाइप का सवाल है जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा एक सवाल पूछा जाता है साथियों। यदि 2x+3 बराबर 11, यदि 2x+3 बराबर 11 है तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो 2x बराबर में 11 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए तो 2x बराबर 11 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए 11 माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो 2x बराबर 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ये कटेगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा साथियों, 4। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2x+3 बराबर 11। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें साथियों।
एक्स का मान ज्ञात करें, तो यहाँ से 2x बराबर करेंगे, इधर से +3 जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, आपको पता है, तो यहाँ से कट-कुट करेंगे तो b बराबर b आ जाएगा ऑप्शन में आपका, ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, इस प्रकार से सवाल आपका दिया रहेगा 7, 14, 21, 28 डॉट, डॉट, डॉट किस प्रकार का श्रेणी है? आपको पता होना चाहिए साथियों कि जिसमें समान अंतर आता है उसको हम लोग एपी कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी। तो 14 से 27 तो 7, 21 से 14 मतलब डी निकालने आता है, आप लोग 10th पढ़े होंगे तो डी निकाले होंगे, ये समांतर जो आपका क्या इसको बोलते हैं? एसएन टीएन निकालते हैं ना, टीएन बराबर ओ वाला ए वाला है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एपी हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा साथियों? एपी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा लाभ प्रतिशत निकालना है कि यदि सीपी बराबर 200 और एसपी बराबर 250 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है साथियों, बताइएगा लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो लाभ निकालना होगा, तो 250 में से 200 तो कितना बचेगा? 200। तो 200 गुना 100 अब बट्टा में आपका क्या हो जाएगा? क्रैमुल। क्रैमुल आपका कितना है साथियों? 200। ये आपका फॉर्मूला होता है, 200 से 200 खत्म हो जाएगा साथियों। 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, फिर से। सबसे पहले एक क्रैमुल दिया है, एक विक्रैमुल दिया है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको लाभ मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो लाभ यहाँ से निकालिएगा तो 50 आएगा। लाभ कितना आएगा? 50। गुना में 100 होता है, 50 गुना 100 अब बट्टा में क्रैमुल। क्रैमुल आपका कितना है? 200। तो 50 से 200 कितना बार में? 4 बार में। 4 से 100 कितना बार में? 25 बार में। 25% खत्म। अब आते हैं हम लोग जीके को कवर करते हैं साथियों, ठीक है ना? जीके काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन कब हुआ था साथियों? 2008 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? बताइएगा कि जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो जीवी पैंट यूनिवर्सिटी है, जीवी पैंट यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना? जीवी पैंट यूनिवर्सिटी है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? कोई बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था साथियों? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा जो कि वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा बिहार केसरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है साथियों? बिहार केसरी, ये वाला सवाल मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट में आना चाहिए, ठीक है? बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं बाबू साहब? तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, या इनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसके नाम से जाना जाता है? श्री बाबू के नाम से जाना जाता है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप याद कीजिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि सांडस का हत्या किसने किया था? कोई बच्चे बता सकते हैं सांडस का हत्या किसने किया था? सांडस का हत्या किसने किया था? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब भगत सिंह ने किया था। सांडस की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? बताइएगा भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि भारत संविधान में जो अनुसूचियां हैं साथियों वो टोटल 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची है, आप याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका रहा सर, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो समुद्रगुप्त था। कौन था साथियों? समुद्रगुप्त। एक बच्चे का आ रहा है, कोई बच्चे का श्रीगुप्त भी आ रहा है, तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त जी हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कि बिहार का गठन बंगाल से अलग होकर कब हुआ था? कोई बच्चे बता सकते हैं बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी को। पूरी डेट की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 22 मार्च को
बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1905 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइएगा साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जीएसटी से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। मैं एक ही बात बोलूंगा, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका घाटा है। आप समझ सकते हैं, यहाँ 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। जान सकते हैं कितना विश्वास, हम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। सीधा वहीं से प्रश्न आता है। ठीक है ना? तो ये आपका जीएसटी की बात करेंगे तो ये 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था साथियों? 2017 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? बताइएगा साथियों, एकदम है इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसका जवाब सभी बच्चे का 13 नंबर लिख कर आना चाहिए कि हाँ सर, इसका जवाब हम बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए। चलिए, इसको हम छोड़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए। बताइएगा कमेंट में। अगला नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट एवं टॉप लेवल का सवाल है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका हुआ था 1917 ईस्वी में, पश्चिमी चंपारण में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने वाला सवाल है। अंग्रेज ने क्या किया था कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत है उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या कर दिया था साथियों? अनिवार्य कर दिया था। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है कि सर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था साथियों? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? कोई बच्चे बता सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ये ओ हयूम ने किया था। किसने किया था? ये ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ये ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया था साथियों? स्थापना किया था। अगर इसका पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष भी देख लेंगे, बोमेश चंद्र, शॉर्ट में WC बनर्जी बोलते हैं। बोमेश चंद्र कौन थे साथियों? बनर्जी थे। बोमेश चंद्र कौन थे? बनर्जी थे। शॉर्ट में WC बनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आना चाहिए साथियों। एकदम बताइएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सभी बच्चे को पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं साथियों, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है ना? राज्यसभा पूछेगा तो 6 वर्ष, और लोकसभा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। याद रखिएगा, ये दोनों आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। चलिए, 17 नंबर सवाल, बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? ये वाला भी सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। इसका कौन सा जवाब होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है कि सर हम लोग कपास को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह आपका सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है साथियों? सतलज नदी पर। और
भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। याद रखिएगा, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है ना, याद कीजिएगा। यह कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि इसरो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? एकदम इंपॉर्टेंट है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ में है? बेंगलुरु में। चलिए, अब हम लोग आते हैं साथियों, हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये वाला सवाल भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, यानी कौन सा इसमें सही लिखा है साथियों? तो देखिए, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वही वाला सही होगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, यही वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए, यही वाला आशीर्वाद क्या होगा साथियों? बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है, राम बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो तेज एक प्रकार का विशेषण है। तेज क्या है साथियों? एक विशेषण है, मतलब उसका विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा, वह क्या है? तेज है। वह क्या है? तेज दौड़ता है, उसका विशेषण बता रहा है, तो एक तेज क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर सवाल को कवर करते हैं कि राम ने आम खाया, इसमें इसमें ने क्या है? तो इसमें ने क्या है? विभक्ति है। इसको अलग करा कि राम ने आम खाया, इसका यह विभक्ति है, आपको पता होना चाहिए साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल है, जल ही जीवन है, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए, जल ही जीवन है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा, इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? बताइएगा, पुल्लिंग, लड़की पुल्लिंग कभी नहीं होगी, शिक्षक पुल्लिंग नहीं, माता पुल्लिंग नहीं, नदी यहाँ पर पुल्लिंग होगा। नदी क्या होगा साथियों? पुल्लिंग होगा। ऐसे तो यहाँ पर देखा जाए तो नदी भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग ही है। यहाँ पर शिक्षक पुल्लिंग होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक क्या होना चाहिए था? पुल्लिंग होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर आपका जो आंसर दिया हुआ है वो नदी दिया हुआ, तो हमारे हिसाब से तो शिक्षक होना चाहिए। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक बार कमेंट में बताइएगा, पुल्लिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।